हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2010 के पेपर 22 या इवन अगर आप पेपर 21 भी खोल ले, इससे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। ये सिंगल एंट्री इनकम दी रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस सेट एवर ऑन दिस टॉपिक। तो अगर आपको जल्दी में सिंगल एंट्री कभी रिवाइज करना हो और आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई बस एक ऐसा क्वेश्चन कर ले जिससे हमें 80 या 90% कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल हो जाए सिंगल एंट्री के, तो ये वो क्वेश्चन है। और प्लस ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और एट टाइम्स हमें जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अननोन होती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो कैलकुलेशन भी वो भी है इसमें, तो वो भी आप लोग को क्लियर हो जाएगी। On January 1, 2009, Clara Coyle, a sole trader, had the following balances: inventory, premises, fixed and fittings, net book value, cash and cash equivalents, बैंक। तो ये बैंक बैलेंस है। रेट्स प्रीपेड, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। अब ओपनिंग कैपिटल यहाँ गिवन है, फ्रीक्वेंटली ये कैलकुलेट करना पड़ता है, रियरली ये दे देता है। अब एक चीज़ ये कह रहा है, देयर वाज नो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, जबकि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक तो दिया हुआ है। अब आगे अगर आप देखें तो कुछ कैश इन हैंड की भी ट्रांजेक्शन है। और जैसे आप यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस पे देखें, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जबकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो इट मीन्स एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट कैश इन हैंड। क्लोजिंग बैलेंस तो है लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर नॉट केप्ट, टिपिकली सिंगल एंट्री का फ्रेज है क्वेश्चन का। बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन was available for the year ended December 2009. बैंक अकाउंट रिसीट्स, लोन फ्रॉम अंकल इंटरेस्ट रही तो इंटरेस्ट से डील नहीं करना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश सेल्स पेड इनटू बैंक। अब ये सब वो कैश सेल्स है जो बैंक में डिपॉजिट की है। हो सकता है कि हमने या तो पूरी ही सेल्स कैश सेल्स बैंक में डिपॉजिट कर दी हो, या पहले कैश सेल्स में से कुछ पेमेंट करी हो फिर ये अमाउंट डिपॉजिट किया हो। तो ये हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट पेमेंट्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, परचेजेस चेक से भी करिए। तो यहाँ क्रेडिट सेल्स भी है, कैश कैश परचेजेस भी है, रेट्स, ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, सॉरी। फिर कैश पेमेंट्स फ्रॉम कैश सेल्स, इसका मतलब कैश सेल्स में से कुछ पेमेंट्स करी है, जनरल एक्सपेंसेस और परचेजेस। और अगर आप ये भी देखें तो कैश से कैश इक्विवेलेंट्स, कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अगर कैश का जैसे एक ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों ही गिवन नहीं होते या कोई आइदर गिवन नहीं होता, तो मैं सिंपली ये कैश सेल्स पेड इनटू बैंक में, इसमें मैं ये कैश से जो पेमेंट्स प्रीवियसली करी थी वो ऐड बैक करके कैश सेल्स कैलकुलेट कर लेता। लेकिन क्योंकि यहाँ कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो मैं यहाँ कैश का अकाउंट बनाऊंगा कैश सेल रफ में कैश सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो क्रेडिट परचेजेस भी हैं, बैंक से भी परचेजेस है और कैश परचेजेस करी है इसने। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, रेट्स प्रीपेड, जनरल एक्सपेंसेस ओइंग, वेजेस ओइंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश। बैंक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो देख लेंगे कि अगर एसएफपी करवाता है वो तो। द सेलिंग प्राइस ऑन ऑल गुड्स बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस 25%, ये मार्कअप है। ड्यूरिंग द क्लारा कोयल विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 140 फ्रॉम द बिजनेस फॉर अर ओन यूज, गुड्स की ड्राइंग है। The business allowed discounts to trade receivables. The business received discounts from its trade payables. Discount allowed or discount received given है। No additions or disposals of NCA took place during the year. और depreciation भी इवन उसने आपको खुद ही प्रोवाइड कर दी। Premises are not depreciated. तो पहले सेल्स है और परचेजेस है। सही है, स्टार्ट करते हैं। सेल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स या एसएलसी रफ बनाऊंगा तो उससे क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, और कैश सेल्स के लिए रफ कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह क्रेडिट परचेजेस के लिए मुझे रफ ट्रेड पेबल्स या पीएलसी बनाना पड़ेगा। और बाकी भी उस पर मैं बैंक की परचेजेस और कैश की परचेजेस ऐड कर दूंगा तो टोटल परचेजेस आ जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैश को अपने बैलेंस है नहीं, अब कैश सेल्स पेड इनटू बैंक है, वो बैंक में अगर डेबिट हुआ हुआ तो यहाँ क्रेडिट किया होगा। और फिर 2680 जनरल एक्सपेंसेस के लिए पे किया कैश से, और 1200 परचेजेस के लिए हमने पे किया कैश से। और कैश से कुछ किया नहीं, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 515। ओपनिंग बैलेंस है नहीं, सबको ऐड कर लेंगे तो हमारी कैश सेल्स आ जाएगी। 38395।
अब इसी तरह क्रेडिट सेल्स के लिए मैं ट्रेड रिसीवेबल या एसएलसी प्रिपेयर कर लूंगा। तो इसका ओपनिंग गिवन है 3810, इसका मुझे सीटी भी गिवन है 4100, जो ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव किया है 163100, और डिस्काउंट अलाउड 1300। अब मैं इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दूंगा तो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। 164690। अब टोटल सेल्स के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, 38395 164690 203085। पार्ट ए तो हो गया। अब इसी तरह पहले मैं क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करूंगा। ट्रेड पेबल का ओपनिंग दिया हुआ है 3420, ट्रेड पेबल का मुझे क्लोजिंग भी दिया हुआ है 11850। फिर हमने सप्लायर को जो पे किया, पेमेंट टू ट्रेड पेबल 141508, और सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया है 1600। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके माइनस कर दूंगा तो क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। 151538। अब टोटल बहुत इजी है इस पे। 151538 प्लस जो बैंक से परचेजेस करी है वो 6300 है, जो हमने कैश से परचेजेस करी है वो 1200 है, आई मीन कैश इन हैंड। तो टोटल परचेजेस आ जाएंगी 159038। अब इसके बाद देखें वो डायरेक्ट हमसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं। उसके लिए कुछ वर्किंग्स और करनी पड़ेंगी। सबसे मेन अगर आप चीज़ देखें तो इन्वेंट्री गिवन नहीं है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बगैर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट नहीं हो सकती। और रेट्स का अगर आप देखें तो उसका ओपनिंग प्रीपेड है, उसका क्लोजिंग प्रीपेड भी दिया हुआ है, और उसकी बैंक से पेमेंट भी दी हुई है, तो रेट्स का तो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेरेस अगर मैं ये वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस अगर देखें तो जनरल एक्सपेंस बैंक से भी पे किया, जनरल एक्सपेंस उसने कैश से भी पे किया, लेकिन जनरल एक्सपेंस का ओपनिंग या क्लोजिंग और यही सेम वेजेस का। अब आप जनरल एक्सपेंस और वेजेस का देखें तो उसका ओपनिंग या कोई एक्रूड प्रीपेड नहीं है, दोनों के साथ क्लोजिंग एक्रूड है, तो उसमें टी अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पे किया है उसमें एक्रूड जो है वो ऐड कर देंगे तो एडजस्टेड फिगर्स आ जाएंगी। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि सिंगल एंट्री में आपको टी अकाउंट बनाना पड़े। और इन्वेंट्री निकालने के लिए इसका कुछ यूज़ होगा मार्कअप का, तो ये भी करके दिखाऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो अब ज़रा वर्किंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं रेट्स का अकाउंट कर लेता हूँ। और अगर आपको जैसे इन्वेंट्री नहीं समझ आ रहा तो जो आपको समझ आ रहा है, जो आप कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट में उनको शो कर दें, ताकि एटलीस्ट आपको उसके मार्क्स मिल जाए। अगर इन्वेंट्री मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगेगा तो वो थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसका ये नहीं कि आप पूरा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट छोड़ दें और अपने इजी मार्क्स भी लूज करें। रेट्स का प्रीपेड है 440, 240, 2600 पे किया है, और इसकी कैश से कोई पेमेंट नहीं है। तो 2800। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस, बैंक से फॉरवर्ड 4410, फिर कैश से 2680, और उसका आखिर में एक्रूड है 400।
तीनों को ऐड कर लेंगे, एडजस्टेड फिगर आ जाएगी 7490। यही सेम चीज़ हम वेजेस के लिए भी करेंगे। वेजेस की बैंक से पेमेंट हो रही है 21,300 और वेजेस का सब क्लोजिंग एक्रूड ही है 1620। 22920। अब इन्वेंट्री का वैल्यू निकालनी है तो स्पेशली अगर रेशियोज पड़ा हुआ है तो मेजोरिटी की प्रेफर्ड अप्रोच ये होगी कि मार्कअप का मार्जिन में चेंज कर दें, क्योंकि मार्कअप का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मार्कअप, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ही नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकाल सकते। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकाल सकते तो मार्कअप किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, मार्जिन में रेवेन्यू यूज होता है, तो अगर हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर ले तो हम सर्टेन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए होगा मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा आखिर में। तो मार्जिन 20% आया, और मार्जिन लोअर होता है मार्कअप से, तो अगर मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करते, मार्जिन मार्कअप से लोअर आता है तो उसका कन्वर्जन सही है। अब मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स होता है, तो जीपी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास टोटल रेवेन्यू है। टू जीरो थ्री 085, ये मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब 203,085 यानी सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, जो फिलहाल अभी मैंने रेशो से निकाला है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 162,468। अब एक रफ अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बना लूँ, 24170, फिर परचेजेस 159,038। अब इस पे गुड्स की ड्राइंग है वो एडजस्ट होगी 140। परचेज रिटर्न और एक्सेट्रा कुछ है नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता नहीं है तो इसे एक्स रखेंगे। तो ये सब प्लस माइनस करते कराते कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई होगी 162,468, जो अभी मैंने इक्वेशन से कैलकुलेट की है। तो 162,468, जैसे ड्राइंग्स माइनस हो रही थी तो रिवर्स में ऐड बैक हो जाएगी, परचेजेस ऐड हो रही थी रिवर्स में माइनस हो जाएगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री भी रिवर्स में माइनस हो जाएगी। तो 20,600 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इसी चीज का मेथड 2 है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू एसपी या रेवेन्यू।
अभी हम पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डील नहीं कर रहे तो टोटल रेवेन्यू ले सकते हैं। तो मार्कअप जो कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। और फाइनेंशियल में याद रखिएगा कि जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मार्कअप लगता है, टोटल कॉस्ट पे नहीं लगता। और मार्कअप हमारा 25% है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है 203085 वो कॉस्ट का 125% है। तो 100% ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो 203085 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 125% एक्स। इसको अगर मैं 125 से डिवाइड कर दूं परसेंट से, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स को रेफर करेगी। 203, और इससे भी देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल सेम आएगी। वही आया देखिए 162468। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालने के दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए फिर आपको स्टिल ये सेम सिमिलर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब सारी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हो गई तो आराम से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर कर सकते हैं इसका। 31 दिसंबर 2009। रेवेन्यू अपनी वर्किंग का लेंगे, इसमें सेल्स रिटर्न है नहीं तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। 159038। वही आया 162468। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 40617। अदर इनकम्स हैं इसमें तो हम बोलेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड है 1600 का। 40617 प्लस 1600, तो ये हो गया 42217। अब होगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये मैं पहले वर्किंग के फिगर्स यूज करूंगा।
सबसे पहले रेट्स। वेजेस 22920 और डिस्काउंट अलाउड उसने खुद दिया हुआ है। 3000। और बाकी फिगर्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, हम चेक कर लेंगे। रेट्स की वर्किंग की थी, जनरल एक्सपेंस एडजस्टेड था, पर वेजेस एडजस्टेड था। बस और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो 37510 कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है। तो 4707। अब फाइनेंस पे रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब कहते हैं। तो ज्यादातर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, इवन ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। और बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो बैंक अकाउंट में रिसीव किया हुआ वो दिया हुआ है, जो बैंक अकाउंट से पे किया हुआ वो दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस में अगर हम रिसीट्स ऐड कर लें, पेमेंट्स माइनस कर लें, इसको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। टी अकाउंट की कोई नीड ही नहीं है। तो ये बैंक बैलेंस में आपका करके भी दिखा देता हूँ। 4000। लेकिन उसने रिसीट्स का टोटल नहीं दिया, तो हमें इंडिविजुअली सारी देनी पड़ेंगी। प्लस 34,000 माइनस 141508 माइनस 6300 माइनस 2600 माइनस 3650 माइनस 4410 माइनस 21,300। तो 31332 बैंक बैलेंस है। अब ओपनिंग कैपिटल के लिए आप देखें तो आपको ईयर एसेट्स, ईयर बिगनिंग के एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए। तो मेन इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल को हम सब्जेक्ट बनाए तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो अगर मैं ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज करूँ तो ओपनिंग कैपिटल यही बनेगा। मैं आपको यहाँ करके भी दिखाता हूँ। तो 24170 प्लस 60,000 प्लस 28,000 प्लस 4,000 प्लस 440 प्लस 3810 माइनस 3420।
तो देखिए वही मेरा कैपिटल बना। तो अगर नहीं दिया हुआ होता तो आप तो उस तरह कैलकुलेट कर सकते थे इसको। और ड्राइंग्स इसकी गुड्स की भी है, ड्राइंग्स इसने बैंक से भी करी है। तो हम ड्राइंग्स पे एक एडजस्टेड निकाल लेंगे फिगर उसकी। 3650, कैश से कोई ड्राइंग्स नहीं करी इसने, और प्लस इसकी गुड्स की है। बाकी काफ़ी चीज़ें आपको गिवन है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो प्रेमिसेस 60,000 है। फिक्सड फिटिंग की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू उसने दी हुई है 28,000। उस पर सब इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बाकी और कोई एडिशन या डिस्पोजल हुआ नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 25 प्लस 60 85,000। उसके बाद हमारा करंट एसेट्स का सेक्शन होगा। क्लोजिंग इन्वेंटरी जो मैंने वर्किंग से कैलकुलेट करी थी वो यूज़ करूंगा। 20,600। ट्रेड रिसीवेबल्स है इसमें। 4100। रेट्स प्रीपेड हैं 240। कैशियर बैंक में वर्किंग से लूंगा 31332। और कोई करंट एसेट है नहीं। 56272। दोनों को ऐड करूंगा टोटल एसेट्स आ जाएंगे। 141272। अब करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी और लाइबिलिटी में सबसे पहले चाहे तो इक्विटी सेक्शन भी कर सकते हैं, कैपिटल वो मसला नहीं है। कैश एंड हैंड में देना भूल गया। कैश एंड हैंड इसने खुद दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग है 515। तो हो जाएगा 46787। अब आ जाएंगे मेरे टोटल एसेट्स करेक्टेड। तो 131787। ट्रेड पेबल्स ने खुद दिया हुआ है
11850। और देखिए दो एक्रूड एक्सपेंसेस दोनों को साथ ऐड करा दे। तो जनरल एक्सपेंसेस का 400 और वेजेस का 1620। तो ये हो गया 2020। तो ये हो गया 13870। नॉन करंट लाइबिलिटी है, लोन के बारे में कुछ कहा ना हो तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी ही होती मोस्ट ऑफ द टाइम। 10,000। अब एक इक्विटी का सेक्शन, एक कैपिटल का सेक्शन। अब वो ओपनिंग कैपिटल के प्रेफर करते हैं कि आप ईयर बिगनिंग की डेट डालें। कैपिटल एट 1 जनवरी 2009। एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर में अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से लूंगा। 4707। और ड्राइंग्स है उसकी मैसिव। नहीं नहीं, ये फिर भी 3790। देखते क्या बनता है। 117,000 प्लस 4707 माइनस 3790। 117,917। तो ये मेरा आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज या टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। इसलिए अपनी राइटिंग भी चाहिए। 3 को मैंने इस तरह लिया था कि 2 लग रहा था, मैंने इसको इंस्टेड ऑफ 3132 जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, मैंने इसको 2122 कंसिडर कर लिया। तो ये 10,000 से बढ़ जाएगा, तो 20,600 240 3132 प्लस 515 56787 है। तो 85,000 प्लस 56787। तो अब ये होगा 141787। अब देख लेते मैच करता है या नहीं। तो 117,917 प्लस 10,000 प्लस 13870। 141787 मैच कर रहा है। तो आई होप सो आप लोगों को फर्दर सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।